प्रणाम गुरुजी। बोलिए। प्रश्न ऐसा है कि व्यवहारिक जगत में और साधक को मन में बार बार ऐसा क्वेश्चन उठता है कि जो वो कर्म कर रहा है वो अस्तित्व करवा रहा है या अपना मन करवा रहा है। वो दोनों में जो भेद रहता है वो कैसे पहचान जाए कि ये मन का काम है या अस्तित्व खुद करवा रहा है, वो कैसे जानना चाहिए? जो कर्म हो रहा है वो अस्तित्व करवा रहा है कि मन करवा रहा है, ठीक है ना? इसमें फ्री विल कहाँ पर है? मन करवा रहा है मतलब जो है अस्तित्व करवा रहा है। मन करवा रहा है मतलब अस्तित्व करवा रहा है, क्योंकि मन करवा रहा है का अर्थ है धारणाओं के अधीन हो रहा है, बेहोशी में हो रहा है। मन करवा रहा है का अर्थ पशुवत हो रहा है, पाश में बंधे हुए इसलिए हो रहा है। या तो मन करेगा या तुम करोगे। तुम करोगे का क्या अर्थ है? तुम जागे हुए हो। यदि तुम जागे हुए हो तो तुम करोगे। अस्तित्व करवा रहा है और अस्तित्व गुरुगत रूप से होगा, यहाँ फर्क है। अस्तित्व करवा रहा है तो पशु से भी करवा रहा है, सबसे करवा रहा है ना। अस्तित्व करवा रहा है मतलब उस पूरी प्रोसेस में है, वह अस्तित्व करवा रहा है, वह प्ले चल रहा है। प्ले चल रहा है, अस्तित्व करवा रहा है मतलब प्ले चल रहा है। और तुम करोगे तो तुम प्ले को ख़त्म करने की बात करोगे। तुम करोगे तो प्ले समाप्ति की ओर जाएगा। अस्तित्व करवा रहा है तो प्ले को बड़ा करता चलाएगा, कोई विस्तार है यहाँ। तो अस्तित्व तो फैल रहा है ना। अस्तित्व एक फैलने की प्रक्रिया है। कम से कम तुम जहाँ हो, जिस जगह पर हो, यहाँ तो फैलने की बात है ना। तुम जिस ब्रह्मांड के सदस्य हो, ये शैशवावस्था में, ये तो फैल रहा है। यहाँ चीज़ फैलने वाली ज़्यादा है, फैलने की प्रक्रिया यहाँ पे ज़्यादा है। करवा रहा है यानी कि एक्सपांड हो रहा है। उस तुम्हें जो है वो यूज़ कर रहा है एक्सपांड करने में, इस लीला को एक्सपांड करने में यूज़ कर रहा है। और या फिर अस्तित्वगत रूप से होगा तो अस्तित्वगत रूप से जो होगा वो वाली प्रक्रिया नहीं होगी, फैलाने वाली प्रक्रिया नहीं होगी अस्तित्व को। अस्तित्वगत रूप से जो कुछ होगा वह पसारा समेटने की प्रक्रिया होगी। अस्तित्व करवा रहा है मतलब पसारा फैलवा रहा है, पसारा फैलने का काम चल रहा है। अस्तित्वगत रूप से होगा मतलब उसके साथ जुड़ करके, मतलब होश में। होश का मतलब है अस्तित्वगत रूप से होगा। होश का मतलब है अस्तित्व और तुम एक हो। बेहोशी का मतलब है तो अस्तित्व का जो पसारा है तुम उस पसारे के साथ एक हो, है वह भी अस्तित्व है। एक अस्तित्व है, एक अस्तित्व का पसारा है वही। तो तुम किसके साथ जुड़े? अस्तित्व के पसारे के साथ जुड़े हो कि अस्तित्व के साथ जुड़े हो? यदि बेहोशी में हो तो अस्तित्व के पसारे के साथ जुड़े हो, यदि होश में हो तो अस्तित्व के साथ जुड़े हो। अस्तित्व के साथ जुड़े हो मतलब अस्तित्व ही हो, ठीक है ना। तो वहाँ पसारा समेटा जाएगा। तो साधना का अर्थ क्या है? पसारा समेटना, है ना। और संसार का अर्थ है पसारा फैलाना। तो अब ये देखना पड़ेगा कि तुम पसारा फैला रहे हो कि पसारा समेट रहे हो। तुम फैला रहे हो कि समेट रहे हो? और फैला रहे हो मतलब बेहोशी में होगा। होश में रहोगे तो फैलाओगे नहीं, समेटोगे। होश में कोई फैलाता नहीं है पसारा, होश में पसारा समेटता है।
है ना। बेसिकली गुरुजी हम अपनी अवेयरनेस को यूज करते हैं अपने पसारे को समेटने के लिए, यही बात है ना। और अगर हम अपनी अवेयरनेस को सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे तो हम बस बहते ही जाएंगे उसमें, जो एवर एक्सपैंड। बस हमारे हाथ में यही है कि अवेयरनेस की क्षमता हमारे पास में है। तो कोई बोले कि हम बेहोश हो जाते हैं, बेहोश होते नहीं हो, बेहोश होना चुनते हो, है ना। ये कहते हैं हम बेहोश हो जाते हैं, क्या करें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बेहोश होना हम चुनते हैं, ये हमारे पास फ्री विल है। होश में होना भी हम चुनते हैं, बेहोश होना भी हम चुनते हैं। क्या करे, बेहोशी है तो तुम्हारा निर्णय है, बेहोशी ये तुम्हारा चुनाव है। मनुष्य जो है बेहोश होने के लिए परतंत्र है, ऐसा नहीं है। मनुष्य परतंत्र नहीं है, मनुष्य स्वतंत्र है, उसके पास अपना तंत्र है। या तो बेहोश हो या जागे, वह इसका चुनाव है। कितना बेहोश होना, कितना जागना, उसका चुनाव है। उस कांटे को कहाँ पे सेट करना है, उसका चुनाव है। इसलिए जो है खुद जिम्मेदार है, वह खुद ही जिम्मेदार है। किसी दूसरे को जिम्मेदारी इसमें नहीं दी जा सकती है। हमारे पास है ही ये अवेयरनेस, मतलब मनुष्य को मिलती है ताकि हम अपने खेल को समेट पाए। पसारा फैला लिया, खेल बहुत खेल लिया, है ना। होश आता है तो फिर क्या लगता है कि सेपरेशन बहुत खेल लिया। ये खेल जो सेपरेशन वाला खेल बहुत खेल लिया, अब पसारा समेट लो, है ना। अपने सेपरेशन को विड्रॉ कर लो। हाँ, उनका प्रश्न आई थिंक गुरुजी कुछ ऐसा था कि आई थिंक अगर हम डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, अवेयरनेस में नहीं जी रहे हैं, तो पता कैसे चलेगा कि पता तो ऐसे ही चलेगा ना कि निर्णय हमारा है कि हम इन्फ्लुएंस के शिकार हैं किसी धारणाओं से। एक ये है कि अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हमको धकिया रही हैं हवाएं और हम उसके साथ बह रहे हैं, मतलब फिर पशु होने को चुना है हमने, है ना। या फिर अपने निर्णय से हमें जहाँ जाना है वहाँ जा रहे हैं। यह तो अपने भीतर से ही पता चलेगा ना। तुम जब बीच बीच में अपने निर्णय तो लेते हो, कभी न कभी तो लेते हो कुछ निर्णय। जैसे ही तुम निर्णय लेते हो ना, तुम बलशाली महसूस करते हो और थोड़े मैच्योर महसूस करते हो। जो व्यक्ति अपने निर्णय लेना शुरू करता है ना, उसको बोलते हैं बड़ा मैच्योर है। उसकी बातचीत में थोड़ा एक खुद पे आत्मविश्वास बनता है, भरोसा बनता है। उसकी बातचीत का ढंग थोड़ा अलग होता है। कुछ लोग रहते हैं ना, वो पापा जी बताएंगे, मम्मी बताएंगी, ये करेंगे, कि बड़े शरीर से बड़े हो जाते हैं। और क्या रहता है, पापा जी बताएंगे, मम्मी जी बताएंगी, घर वाली बताएगी। मम्माज बॉय बोलते हैं गुरुजी। हाँ, मम्माज बॉय। कुछ तो ऐसे होते हैं कि नहीं मैं घर से पूछ के बताऊंगा। कुछ लोग रहते हैं ना, मैं घर से पूछ के बताऊंगा, मतलब घर वाली से पूछ के बताऊंगा। निर्णय जो है खुद नहीं ले पाते, तो वो जो है कैसे रहते हैं, इमेच्योर से होते हैं। और जो निर्णय लेते हैं वो मैच्योर होते हैं। निर्णय लेने के लिए जागना पड़ता है। कोई भी निर्णय ले रहे हो, देख रहे हो कि यहाँ ये करना है, एक तरफ होना है, तो उस समय कुछ क्षण के लिए तो जागते हो, और जागते हो तो मेधा जागती है, उसके साथ में कुछ मैच्योरिटी आती है, आत्मविश्वास आता है। जो मम्माज बाय होते हैं और जो खुद का निर्णय लेते हैं, दोनों को खड़ा करो, चेहरे को गौर से देखो। किसी के चेहरे पर बेहोशी वाला चेहरा अलग दिखता है और कम बेहोशी वाला चेहरा अलग दिखता है। उसके चेहरे पर ऐसा लगता है वो जैसे क्या कहते हैं, हिप्नोटाइज सा है वो बंदा। वो नहीं आती कोई फिल्म में जिसमें वो भूतों के प्रभाव में रहते हैं कुछ तो बिल्कुल कैसे वो अलग सा चेहरा होता है।
उस प्रकार का होता है। पर गुरुजी कभी कभी हम ऐसे भी तो कह देते हैं ना कि हमने कोई निर्णय लिया और वो नहीं हुआ, फिर हम कहते हैं कि अस्तित्व को यही मंजूर था इसीलिए। वो तो जस्टिफिकेशन से ऐसे ही कह देते हैं। हाँ गुरुजी आई थिंक वो जो पूछ रहे थे ना वो शायद अगर मैं जब हम प्लानिंग से कुछ काम करते हैं तो फिर वो और जब हम प्रति संवेदन से करते हैं आई थिंक उसके बीच का डिफरेंस हाँ वो शायद पूछ रहे हैं कि या तो हम कोई प्लानिंग करते हैं उसको एक्सिक्यूट करते हैं, या फिर जो है प्रति संवेदन से जीते हैं। देखो कुछ प्लानिंग तो जरूरी होती है ना, स्वाभाविक है प्लानिंग्स, तो प्लानिंग्स हम करते हैं, लेकिन उस प्लानिंग को करने के बाद में मानसिक रूप से उस प्लानिंग को कितना घोटते हैं, है ना। प्लानिंग करने के बाद उसको घोटते रहते हैं, जबकि इसको घोटते रहने का कोई विशेष वो नहीं है, उससे कोई नए आइडियाज़ आ रहे हो ऐसा नहीं है। उसमें करेक्शन के जो अच्छे आइडियाज़ तब आते हैं जब एक प्लानिंग करके उसको छोड़ दो, एक समय का गैप बीतेगा और अचानक कुछ आइडिया आएगा, अरे उसमें ऐसा कर लेते तो, और तुम करेक्शन कर लोगे, फिर छोड़ दोगे, बाद में अचानक कुछ आइडियाज़ आएंगे और इस प्लानिंग हो रही है और मेरे को करना है, अरे वो क्या है, अरे वो करना है, ऐसे लगे रहोगे, घोटते रहोगे, नई आइडियाज़ नहीं आएंगे, उसको ठीक अपडेट नहीं कर पाओगे। तो उसमें गलत चले जाने का चांस है अगर हम उसको घोटते रहे तो गलत जाने का चांस है। यदि इसमें घोट नहीं रहे, उसको मानसिक रूप से घोटने का काम नहीं करे, उसको दोहरा अपना बार बार वो उसके चिंता में इसमें उसमें अपने आप को घिस नहीं रहे हो, तो क्या होगा, बीच में गैप आएगा। गैप का क्या अर्थ होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है पता है, गैप, बीच में एक गैप आता है, यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, ओपन स्पेस है, खालीपन है, इंटेलिजेंस है। जैसे ही तुम खालीपन छोड़ोगे अचानक क्या आ जाएगा, उसमें कोई आइडिया आ जाएगा कि इसको ऐसा नहीं ऐसा करना ज़्यादा अच्छा है, ये वाले पॉइंट को ऐसा नहीं ऐसा करना अच्छा है। गौर से देखना कि हम कुछ नहीं कर रहे थे तो आ गया, और कर रहे थे तो नहीं आ रहा है ना। मैडम क्यूरी लगी रही अपनी हाइपोथेसिस को लेके लंबे समय तक, और फिर लगा कि छोड़ो यार, एक दिन हटाओ, बड़ी परेशान हो गई, चलो सो जाते, छोड़ दिया, सो गई और सुबह उठती है तो क्वांटम थ्योरी टेबल पे लिखी हुई पड़ी है, गौर से देखती है, राइटिंग तो मेरी है, मेरा घर, मेरा रूम, मेरी टेबल, मेरी पेन, और अंदर से लॉक है, कोई दूसरा तो लिख के जाएगा नहीं, राइटिंग मेरी है। पढ़ती है, वाह क्या थ्योरी है, पढ़ने के बाद बोलती है वाह क्या थ्योरी है, लिखी मैंने ही है लेकिन मेरी नहीं है। उन्होंने नोबेल प्राइज़ लेने के बाद में भी कहा कि ऐसी घटना घटी है, प्राइज़ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, इतना बड़ा प्राइज़ कैसे छोड़ दूँ, लिखी मैंने नहीं है, लिखी मेरे द्वारा गई है लेकिन मेरी नहीं है थ्योरी। यहाँ तक बात बन जाती। तो एक्चुअली यदि बीच में गैप छोड़ा जाए तो अलग किस्म की इंटेलिजेंस काम करती है, वो तो एक डिफरेंट मैटर है, ऐसा कुछ अलग किस्म का मैटर है वो। लेकिन जो है बीच में गैप छोड़ देना चाहिए, कोई प्लानिंग करो उसके बाद प्लानिंग करके उसको छोड़ देना चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़े रहना चाहिए। छोड़ दो तो उस प्लानिंग में जो करेक्शंस होते हैं ना, वो अस्तित्वगत रूप से वो करेक्शन आ जाते हैं, ऐसा होना चाहिए, इसमें ये कर लेना चाहिए, अस्तित्वगत रूप से आता है और बहुत अच्छा होता है। गुरुजी कहते हैं ना कि कोई भी बड़ा डिसीजन लेना होता है तो ओवर द नाइट नेक्स्ट डे आप ले लो। हाँ, तो वो रात को, बस वो रात जो चमत्कारिक होती है, रात को छोड़ के, रात चमत्कारिक होती है। किसी के प्रति बहुत गुस्सा आ रहा है, झगड़ा करने का मन हो रहा है, उसको एक रात बीत जाने दो, कल देख लेना। रात बीत गई तो कल जो है, कल आएगा तो कल सब सेटल हो चुका होगा, कल लगेगा अरे वो कौन सा गलत बोल रहा है, सही तो बोल रहा है, मेरे भी गड़बड़ भी तो है। रात बीत गई, बात बीत गई। हाँ, फिर तो अपना बोलता है जाने दो यार, तो मतलब बात बीत जाती है, है ना।
इसलिए एक रात को बीत जाने देना चाहिए। उस रात में तुम रात में सोते हो तो अपने आप को छोड़ देते हो, तभी सही इन्फॉर्मेशन अपने ब्रेन के पॉकेट्स में चली जाती है, सही इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन टेक राइट डिसीजन। वही है, हे परमात्मा मेरी मदद करना। तो मदद करने के लिए परमात्मा को अवसर भी तो दो। तुम करना छोड़ो तो परमात्मा करेगा, तुम करना छोड़ोगे तो स्पेस क्रिएट होगा, और स्पेस परमात्मा है। वो खालीपन जो है, वो शून्यता जो है, वो परम तत्व है। उस परम, उससे ही तो सब कुछ निकला है ना, उस परम शून्य से ही सब कुछ निकला है। तो तुम्हारी छोटा सा समाधान नहीं निकलेगा। उस शून्य से ये पूरी सृष्टि जन्मी है, उस शून्य से ये पूरी सृष्टि, पूरी कायनात जन्मी है। तो तुम्हारा छोटा सा समाधान उसमें से जन्मेगा नहीं। तुम छोड़ो तो सही इसको, डाल दो अपना प्रश्न, उत्तर मत ढूंढो, प्रश्न डाल के छोड़ दो, प्रश्न ठीक से फीड कर दो और छोड़ दो, समाधान आ जाएगा। स्पेस क्रिएट करते हैं गुरुजी, हम क्या कॉस्मिक रिदम से अलाइन हो जाते हैं? अलाइन हो जाते हैं हम। हमारे भीतर जो है, हम बच्चे थे, ऐसे आंतरिक प्रश्न उठा करते थे, टाइम फैक्टर को लेकर, स्पेस को लेकर, इन्फिनिटी को लेकर, है ना, और जो डेथ और लाइफ, नेक्स्ट बर्थ का क्या, कैसा, अगले लोग क्या हैं, ऐसे जो है बहुत सारे क्वेश्चंस उठा करते थे। क्वेश्चंस उठा करते थे तो हमने शुरू में ट्राई किया, उधर बात करी लोगों से। तो अब वो देखते थे 5-6 साल का, 7 साल का बच्चा गोलमोल जवाब दे देते थे, और उससे ज़्यादा उन्हें आता भी नहीं था। हमने कहा कि ऑर्डिनरी मैन से बात नहीं करेंगे। देखते थे, हाँ ये बड़ा आदमी है, ये कौन है। अब छोटा सा गांव, किसी धोखे से वो किसी थोड़े सेंटर में था, बहुत छोटा गांव था, जो भी रही होगी 500-700 की पॉपुलेशन रही होगी, 400-500 लोग रहे होंगे गांव में। तो जो है, अब वहाँ पर संयोग से था कि वो वहाँ पर सड़क गुजरी थी, एक स्कूल कहीं देना पड़ता है। तो छोटे छोटे गांव आसपास रहते हैं ना, 5 किलोमीटर दूर गांव, 10 किलोमीटर दूर गांव, वो सेंटर पड़ जाता। तो वहाँ एक स्कूल दे दिया था, एक प्रिंसिपल था वहाँ पे। तो हमने कहा चलिए प्रिंसिपल है, हम पढ़ते भी हैं, उससे पूछ के देखते हैं। पहुँच गए, अब फैमिली टर्म्स भी थे अलग से। जाते तो थे, शाम को हो गई तो उनके बच्चों के साथ खेलने जाते थे, उनके बच्चे इधर हमारे खेलने आते थे। तो अब चले गए तो अकेले में देख करके, ये थोड़ी बातचीत करनी है आपसे, क्या ये कैसा कि ये बताइए। उन्होंने अपने वो टीचर वाली स्टाइल में बैठ कर के, हाँ ये ऐसा होता है, वैसा होता है, इधर उधर का रट्टा कुछ लगाया, बात बनी नहीं। हमने कहा नहीं, अब इनसे बात नहीं करेंगे। और उस संयोग से वहाँ पे एक बैंक था, तो बैंक का मैनेजर में कहा, हाँ सफ़ेद बाल हैं इसके, बुजुर्ग सा दिखता है, रिटायरमेंट के करीब करीब है। उनसे कहा कि कितने बजे बैंक बंद करोगे आप? बोले इतने बजे। शाम को वॉक पे चलेंगे? हाँ ठीक है चलेंगे। शाम को वॉक पे चले। हमने कहा किसी और को ऐड नहीं करना? बोले ठीक है ऐड नहीं करेंगे। अब घर आते रहते थे, चलो वॉक पे चलेंगे, कोई बात नहीं बेटा चलेंगे। हाँ चले जंगल में वॉक पे, उनसे फिर बातचीत करी, ये कैसा टाइम फैक्टर कैसे काम करता है। जब हम सन की बात करें कि सन जो है, कौन सा सन चल रहा है? बोले 1900 फलाना चल रहा है। ठीक है, 1900 के पहले क्या था? बोले उसको ईस्वी सन बोलते हैं। अच्छा, कहाँ तक पीछे जाओगे? जाओ, उसके पहले क्या समय नहीं था? बोले हाँ रहा तो होगा, कहीं ना कहीं रहा होगा। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत उसमें मुझे पता नहीं कहाँ से हुई, उसकी शुरुआत ही नहीं आती है। तो ये कहाँ से आ गया? ये सन कहाँ से आ गया? ये वर्तमान कहाँ से आ गया? वर्तमान के लिए कोई कहीं से स्टार्टिंग होगी तभी तो मध्य आएगा ना। स्टार्टिंग हुई नहीं तो मध्य कहाँ से आ गया? बताओ। फिर खुजा, अरे बेटा छोड़ो ये बातें इधर की, ये बातें नहीं करना चाहिए। हमने कहा बस राम राम, बात बनेगी नहीं, चलो वापस चलते। ऐसे ढूंढा करते थे आंतरिक प्रश्नों को। फिर समझ में आया कि नहीं, बात बनेगी नहीं कहीं,
इधर उधर उधर सब देख लिया। अब क्या जंगल में अकेले घूमना है, प्रश्नों के साथ जीना है, उत्तर नहीं ढूंढना है। प्रश्न को पैना करो और बात खत्म, छोड़ दो। प्रश्न आया तो प्रश्न को और पैना करना, उत्तर नहीं ढूंढ रहे हम, प्रश्न को और पैना करें। ये ऐसा है, ऐसा क्यों है, कहाँ है, कैसे, क्यों क्यों क्यों, उत्तर नहीं ढूंढ रहे। कैसे हो गया ये, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया, है ना, ये क्या है, कैसे हो गया, उसको सिर्फ प्रश्न को पैना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या? अरे जाते जाएंगे कभी खत्म ही नहीं होगा। अरे कहीं तो खत्म होना चाहिए ना। तो ये क्या दिख रहे हैं, ये सब चांद तारे, ये सब ये तारे तूरे आखिर तक चलते रहेंगे, कहाँ तक चलते रहेंगे? तो इस प्रकार के प्रश्नों को लेकर के अब प्राइमरी क्लास पढ़ते थे, उन प्रश्नों को लेकर के जंगलों में अकेले घूमना चालू किया हमने, घूमते रहते थे। तो प्रश्नों को वैसे ही, प्रश्नों को सब जीते थे, उत्तर नहीं ढूंढते थे, गैप छोड़ देते थे। गैप छोड़ देते थे तो बाद में जो है अचानक कुछ ग्लिम्स आती थी, शानदार समाधान। फिर हमें लगा कि समाधान ऐसे हैं, किसी को सुनाएंगे समझ में आएगा नहीं, अपने तक ही रखो, ये बात अपने तक ही रखो। फिर तो हमें ट्रिक ही मिल गई कि प्रश्नों को खूब पैना करो, प्रश्न ही हो जाओ, प्रश्नों की तरह जियो। हम जलते हुए प्रश्न थे बस, उत्तर का कोई सवाल ही नहीं। समाधान घटता रहा, समाधान आता रहा। तो इंटेलिजेंस क्या है? इंटेलिजेंस है उस गैप को छोड़ देना, कोई भी चीज़ करके गैप में डाल दो। मुझे ये होता है मेरे साथ में ना कि मैं कभी भी बात करती हूँ, चाहे यहाँ पे भी मैं किसी से भी बात करती हूँ और मेरे को किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता, मुझे नहीं पता कि इसका क्या होगा और मैं जस्टिफाई भी नहीं कर रही हूँ उसको, फिर 1-2 दिन बाद मुझे खुद ही उसका उत्तर अपने आप आ जाता है और मेरे को पता चल जाता है कि इसका आंसर ये था, और फिर मैं खुद अपने आप को जस्टिफाई कर पाती हूँ कि हाँ ये ऐसे ही था। तो वही है कि अपने भीतर जो है उसे छोड़ना पड़ता है। यदि सस्ते उत्तर ढूंढने के लिए तरफ जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। या तो अपने भीतर छोड़ो तो भीतर अस्तित्व उसके समाधान देगा, या तुम कहीं जुड़े हो किसी सतगुरु से तो उससे पूछो। क्यों? क्योंकि वह भी वही है, वह भी वो खाली जगह है, वह भी अंतराकाशी है। फिर अस्तित्व मिला देता है जब प्रश्न ऐसे हो जाते हैं। प्रश्न यदि ऐसे हो जाते हैं तभी तुम्हें मिला देता है, तभी तुम्हें जो है वो शरण मिलती है, उसके पहले मिल नहीं सकती। तुम्हारी पात्रता जब होती है कि तुम आंतरिक प्रश्नों के साथ जी रहे हो, आंतरिक प्रश्नों के साथ जी रहे हो, तब तुम्हें वो भेंट करवाई जाती है, तब तुम ढूंढ पाते हो, तब तुम्हारे पास वो आँख रहती है, पहचान पाते हो। होने को तो हजार है, पहचानोगे कैसे? वो आँख पैदा ही तभी होगी ना जब आंतरिक प्रश्नों को जियोगे। तो आंतरिक प्रश्नों को जीते हो तो पात्रता है, पात्रता विकसित होती है, तब तुम पहचान पाते हो हजारों लाखों ऑप्शंस में से, तब तुम क्लिक करते हो, हाँ ये सही जगह आ गई, यहाँ रेजोनेंस है। ठीक है, हाँ 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 बोलते चलिए। बड़ा एक फनी क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कि ये सब गुरु सदगुरु को दाढ़ी क्यों बढ़ाते हैं? वो परंपरा आगे से चली आती है इसलिए कि वो एक आइडेंटिटी होती है। हाँ, वो जो है ना परंपरा ये है कि लोग जो है ज़बरदस्ती दाढ़ी काटते रहते हैं। परंपरा ये है, लोग ज़बरदस्ती दाढ़ी काटते हैं, रोज़ काटते हैं। तो कुछ लोगों को समझ में आता है कि क्या पागलपन है, इधर काटते हो दूसरे दिन फिर आ जाती है, इधर काटते हो दूसरे दिन फिर आ जाती है ना। तो कुछ ऐसे समझदार लोग होते हैं जो बोलते हैं इस पागलपन में पड़ना क्यों है।
इधर काटो उधर आ जाती, इधर काटो उधर आ जाती है। इस पागलपन में पढ़ना क्यों है? वो पढ़ते ही नहीं इस पागलपन में। नेचुरली उठती है, नेचुरली आती है। जो है सो है ऐसा। गुरुजी एक दूसरा भी प्रश्न था कि अभी तक जो भी उच्च लेवल पे जो भी गुरुजी पहुँचे हैं तो सबकी शुरुआत नॉर्मली 12-14 साल से स्टार्ट हुआ है और 35-40 तक उन्होंने वो लेवल पा लिया है। तो उसके बाद अभी जो 40 या 50 वाले जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं साधना, तो उसके लिए क्या ये पॉसिबल है ना? ये तो 40-45 वाला, 60 वाले के बाद का क्या होगा? एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा, है ना। बुद्ध के जीवन की घटना है। एक बुजुर्ग ब्राह्मण, बहुत बुजुर्ग हो गया था। वो कौन सा डिसीज बोलते हैं, हाथ वाथ कांपते, पार्किंसंस भी हल्का फुल्का था उसको। तो बहुत वो जो है विद्वान था, विद्वान ब्राह्मण। तो वह जो है, इसने बुद्ध की देशना सुनी। अब बुद्ध की देशना तो शास्त्र सम्मत तो हो नहीं सकती। किसी शास्त्र के सम्मत हो सदगुरु की देशना, ऐसा तो हो नहीं सकती। तुम्हारे शास्त्रों में जो शब्दों के अर्थ लिखे हैं, हो सकता है वह वैसे अर्थ न भी करे, कुछ और ही अर्थ कर दे, है ना। वो तो अपने प्रति संवेदन से जीता है ना। वह प्रति संवेदन से कुछ और अर्थ कर देगा तो तुम्हारे उन शब्दों को नया अर्थ मिल जाएगा उससे। ऐसा भी हो सकता है, उस शब्द को नए अर्थों की जरूरत होगी। अब वह जो है, उसने सुना, पूछा था, अच्छा क्या है कैसा है। वो चिढ़ता था, बुरी तरह से चिढ़ता था। और उसको पता चला ये बुद्ध इस गांव में आए हुए हैं और यहाँ ठहरे हुए। तो जो है भिक्षुओं को देखा उसने और उसको क्रोध आया बड़ी जोर से। ये ब्राह्मणों का काम है, ये ब्राह्मण है नहीं और ये शास्त्र की बातें भी नहीं करता। बिल्कुल क्रोध से उफनता हुआ, वैसे पार्किंसंस और क्रोध से और तेज तेज कांपते कांपते, ऐसे हिलते डुलते, गुस्से में तमाया हुआ जो है वो चला और वहाँ पर जो है पहुँचा, बुद्ध के पास पहुँचा। और क्रोध में खूब उसने उल्टी सीधी खरी खोटी सब सुनाई, है ना। और सुनाने के बाद में जब अब कब तक सुनाएगा, कब तक क्रोध करेगा, धीरे 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 रिलैक्स होने लगा। तब जो है बुद्ध ने कहा, बूढ़े बाबा तुम्हारी बात समाप्त हो गई हो तो मैं भी कुछ बोलूं। हाँ बोलो बोलो। बोले पहले शांति से बैठ तो जाओ, कितनी देर से खड़े हो, कहाँ से चल के आए हो, थक के आए हो, फिर खड़े खड़े कर रहे हो, इतनी देर से बोल रहे हो, थक गए हो कि थोड़ा बैठो तो सही। बैठा। अब जो है उसकी कैथारसिस तो हो चुकी थी, है ना। बहुत देर से कैथारसिस कर रहा था, बक रहा था कुछ का कुछ, कुछ का कुछ। रिलैक्स हो गया था, रिलैक्स होके बैठ गया तो अब उस ऊर्जा क्षेत्र में वो पहुंच चुका था। और पढ़ा तो दुनिया भर का था उसने, कुछ ना कुछ तो बीच रहे होंगे उसके भीतर। तो शांत होके बैठा तो उस ऊर्जा में आने लगा। बोले बाबा बैठो, पानी पियो, शांति से बैठो। तब उनकी अपनी शैली थी, जैसी बात की उन्होंने कुछ प्रश्न किए, बड़े सीधे साधे से प्रश्न किए और उसी सहारे से वो अपनी बात को बढ़ा करके कहा। उन्होंने कुछ कहते कि बड़ी सरलता से उन्होंने अपनी बातें बताई। और वो जटिलता को समझने वाला, जटिल वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता, बड़ी सरलता से कुछ कुछ बातें कहीं
और कहते कहते ही उसी समय वह ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वहीं क्रोध से भरा हुआ आया था और वहाँ पर बुद्धत्व को उपलब्ध हो गया, एनलाइटनमेंट को उपलब्ध हो गया। रही होगी 70, 72, 75 साल की उम्र रही होगी, उसी समय ज्ञान को उपलब्ध हो गया। इसका मतलब संभावना है ना? किसी भी उम्र में संभावना है। पुण्यों का उदय कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बस मुमुक्षा होनी चाहिए। मुमुक्षा का क्या अर्थ है? टॉप प्रायोरिटी। इतनी देर क्यों हुई? क्योंकि साधना की बातें तो छुटपन से कुछ ना कुछ तो करते ही रहे होगे, जवानी में कुछ ना कुछ तो करते रहे होगे, लेकिन कभी ये टॉप प्रायोरिटी नहीं बन पाई। टॉप प्रायोरिटी में दूसरी सांसारिक चीज़ें लगी रही, घर, परिवार, धन, पद, प्रतिष्ठा, सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये सब जो है टॉप प्रायोरिटी में बने रहे होंगे। अब जो है धीरे धीरे बिल्कुल लोअर प्रायोरिटी से उठ के धीरे 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 उम्र बढ़ने के साथ में अपर प्रायोरिटीज वाली लिस्ट में यह चीज़ आ रही है। टॉप प्रायोरिटी नहीं है, लेकिन अपर प्रायोरिटीज में उस लिस्ट में यह चीज़ शामिल हो रही है। अब यहाँ से ऊपर खिसकते खिसकते यदि यह टॉप प्रायोरिटी हो जाए तो फिर दिल्ली दूर नहीं है। यदि मुमुक्षु हो गए तो दिल्ली दूर नहीं है। तो दूर ही इसलिए क्योंकि टॉप प्रायोरिटी नहीं है। जिस घर, परिवार, संसार, नौकरी, इन सबको तुम टॉप प्रायोरिटी पे रखते हो, वह सब संयोग है और सारे संयोग बिखरने वाले हैं। देर सवेर ही सही बिखर जाएंगे। भरोसा तो अगले क्षण का भी नहीं है, न कल का है न अगले क्षण का है। संयोग तो कभी भी बिखर सकता है, और जल्दीबाजी में न भी बिखरा तो देर सवेर बिखर जाएगा, बिखरेगा तो सही। तो यदि ये बात स्पष्ट होने लगेगी तो टॉप प्रायोरिटी यह हो जाएगी। अब टॉप प्रायोरिटी यह हो जाएगी तो मन यह बताता है कि ये तुम्हारी टॉप प्रायोरिटी हो गई तो तुम्हारा घर, परिवार, संबंध सब बिखर जाएगा, क्योंकि ये देशना ही ऐसी है। तुम्हारे संबंध समाप्त हो जाएंगे और तुम जो है ये जो कर पाते हो पागल दौड़, ये पागल दौड़ कर नहीं पाओगे। धन कमाने की इसमें प्रक्रिया में बाधा पड़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इसलिए इसको बाद में करेंगे, पोस्टपोनमेंट, टाल देते हो कि सही है, करना है, लेकिन आज नहीं, कल। साधना करनी है कब? कल, और कल कभी आता नहीं। तो यह जब समझ में आ जाए कि यह टॉप प्रायोरिटी हो जाएगी तो संबंध यदि हमारी मान्यता है तो मान्यता टूटेगी। झूठ है तो झूठ टूटेगा, संबंध नहीं होते तो वह झूठ टूटना है तो टूट जाएगा, उसमें चिंता की क्या बात है। और संबंध टूट जाएगा तो क्या उन लोगों के साथ मिलना नहीं होगा? अरे रहोगे वहीं, क्यों नहीं मिलना होगा? तो क्या घर परिवार छोड़ दोगे? यदि सम्यक समझ होगी तो घर परिवार क्यों छोड़ोगे? अरे ये घर छोड़ करके किसी के दूसरे घर की तलाश में जाओगे? तो जरूरी है क्या दूसरा घर ढूंढना? जिस घर में हो वही घर ठीक है। कुछ लोगों के साथ रहोगे तो जिस घर में रह रहे हो उन लोगों के साथ रहने में भी क्या बुराई है ना? तो रह आओगे। हाँ, संबंध टूट जाएंगे। किसको पता चलेगा संबंध टूट जाएंगे? खुद को पता चलेगा। दुनिया को पता चलेगा क्या? नहीं पता चलेगा। संबंध टूट जाएंगे और संबंधी क्या बोलेंगे? यार तुम पहले से बहुत अच्छे हो गए हो। संबंधी क्या बोलेंगे? तुम पहले से बहुत अच्छे हो गए हो।
ज़्यादा स्मूथ हो गए हो, ज़्यादा प्यारे हो गए हो, ज़्यादा सरल हो गए हो। जब तुम्हारे संबंध टूट जाएंगे वो तुम्हारी ज़्यादा प्रशंसा करेंगे और तुम उनसे अपेक्षाएं रखोगे नहीं। अपेक्षा करते अरे मेरा फलाना है, इतना नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? तुमको कोई अनजान आदमी पानी का गिलास पिला दे, तुम थैंकफुल हो जाते हो, अरे उसने पानी पिलाया। तुम्हारे घर वाले तुम्हें रोज पानी पिलाते हैं और जरा भी देर हो गई तो सीधे इतनी देर लगती है पानी लाने में। थैंकफुल तो कभी होते नहीं। घर वाले कितना कुछ करते हैं लेकिन कभी थैंकफुल नहीं होते। क्यों? क्योंकि तुम संबंधों को जी रहे हो। तो संबंध जो है वो तो समस्या है। हाँ तो घर में झगड़ा कराओ, घर में झगड़ा कराओगे आप। संबंध उतना मतलब डिटैच्ड होना मतलब संबंध है ही नहीं, ये भ्रांति टूटती है। संबंध जो है ना, संबंध हम एक परस्पर गुलामी वाली प्रक्रिया को ही करते हैं। वही हाइकू जो है हमारा है कि संबंध तुमको बांधा हमने, हमको बांधा तुमने, परस्पर गुलामी, है ना। एक दूसरे को बांध लेते हैं। बांधना क्या है? परिकल्पनात्मक है। तो उस परिकल्पनात्मक बंधनों को हम संबंध कहते हैं। बंध है ना, बंध मन के द्वारा बांधा है ना। तो संबंध विसर्जित होंगे तो मन हल्का होगा, हल्का नहीं होगा। और हल्का मन जो है ज़्यादा अच्छा होता है। जितना खुद का सफर ही तब शुरू होता है जब ये सबसे डिटैचमेंट होता है। तो ये खुद का सफर, अपना जीवन तो जी नहीं सकते, अपना जीवन तो जी नहीं सकते। स्वतंत्रता का जीवन तो जी नहीं सकते, परतंत्रता का ही जीवन जियोगे। जब अंदर से धागे कट जाएंगे तो स्वतंत्रता का जीवन जियोगे। अब जो है कोई घर वाला बोले कि नहीं नहीं तुम गड़बड़ हो गए हो, तुम जो है 1 महीने के लिए कहीं घूमने गए थे रिट्रीट में, तुम गड़बड़ कर रहे हो। ये कोई गड़बड़ है, कोई पाप है? 1 महीने के लिए चले गए तो तुम्हारे घर वाले नहीं जाते होंगे कहीं बाहर, या नहीं जाते होंगे तो वो भी गड़बड़ है। और उन्हें भी जाना चाहिए कहीं ना कहीं, उन्हें भी जाना चाहिए। उनको तो बोलना चाहिए हम तो जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं जाते? तुम भी कहीं ढूंढो डांडो, तुम भी कहीं जाओ, घूम फिर आओ। घूमना फिरना चाहिए। कब तक फंसे रहोगे इसी रूटीन में? जाओ कहीं ना कहीं घुमाओ, तुमको जैसा समझ में आता हो वैसा घुमाओ, कहीं ना कहीं घूमो फिरो। क्या उसी मोनोटोनस लाइफ में जीते रहते हो? और महीना भर घूम के आने से वापस आके मिलेंगे तो उसमें कौन सी गड़बड़ी हो जाएगी? जो हेल्दी रिलेशंस होते हैं ना, हेल्दी रिलेशंस यदि अवकाश है ना बीच में, तो वो हेल्दी रिलेशन होते हैं। जो दिन रात साथ साथ रहते हैं ना, वो रिलेशन हेल्दी नहीं होते। तो बीच बीच में जाते आते रहना चाहिए। और ये भी ठीक है कि अपना पुरुष जो है कमाने चला जाता है, सुबह शाम को आता है या रात में आता है, बीच में गैप बनता है। हाँ, और रात में जो है फिर सोते हो, उसमें थोड़ा गैप बनता है। फिर उठते भी हो तो वो उधर नहाने गया, वो करने का, बीच में थोड़ा कम मिलते हो। जितना कम मिलते हो उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है। और बीच में ऑफिस के काम से इधर उधर चले जाते हो तो वह भी और अच्छा होता है। इसीलिए तो पीयर भेजते थे ना, वो सब मेरे सामने देख रहे हैं। तो वह टारगेट गैप जो है, गैप होना चाहिए। हेल्दी रिलेशंस के लिए गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी, कुछ लोग जो है, कुछ दंपतियां बड़ी समझदार होती हैं, साथ में रहते हैं लेकिन बाधा नहीं बनते एक दूसरे के लिए, अपने आप को थोपते नहीं हैं एक दूसरे पर, और एक दूसरे के लिए कुछ करने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो बड़ी फ्रेंडशिप वाला
संबंध रहता है, मित्रवत संबंध होता है। इसमें मेरे सामने देखना चाहिए। इसमें क्यों नहीं देखते हो? ऐसा लेकिन रेयर होता है, इसीलिए यह थोड़ी रेयर नहीं होने में आपके बचाव के पुलिस का ऐसे संबंध रेयर होते हैं। वो डरते नहीं कि घर में झगड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ। अब मैं थोड़े चक्रों के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, खास करके लोअर चक्रा, उसमें भी मूलाधार और स्वादिष्ठान और मणिपुर, इसका पोजीशन, कलर्स, गुणधर्म और इसकी शुद्धिकरण कितनी आवश्यक है, क्योंकि इसकी अशुद्धि थोड़ी हमको पशुता की ओर ले जाती है। इस पे हम थोड़ा स्पेशल सेशन लेना चाहते हैं, तो देखते हैं बहुत जल्दी इस पे स्पेशल सेशन लेंगे ना, हर चक्रास पे थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। ये हमने कहा हुआ है कि बीच में हम स्पेशल सेशंस लेंगे। उसमें क्वेश्चन हाँ हाँ। फिर इसी में मैं कुछ दूसरा चीज़ पूछता हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है मुझको कि सच में मैं डिटैच हो गया हूँ, रिलेशन से, सारा चीज़ से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन अब तो समय आएगी, परिस्थितियाँ आएगी, परीक्षा लेगी मेरी, तो कभी कभी ऐसा फील होता है। फिर कभी कभी थोड़ा माया मोह भी खींचने लगता है, क्योंकि अब मैं थोड़ा दूर रहता हूँ परिवार से, तो ऐसा लगता है कि हाँ डिटेच हूँ, चल रहा है सब, वो भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, अब सबकी अपनी गति हो रही है, और ये तो नॉर्मल कंडीशन है। कभी अब नॉर्मल कंडीशन होगी तब फिर क्या स्थिति रहेगी, तब फिर मेरी परीक्षा होगी, तो उसके लिए वही, वो तो ऐसा मनुष्य का मन का स्वभाव है ना। साथ में रहते हैं तो बड़े परेशान रहते हैं कि कब दूर भागे इनसे, कैसे छुटकारा मिले, और दूर हो जाते हैं तो लगता है कि अरे बड़ी याद आ रही है, फिर उसके जो है ना अच्छे अच्छे गुण याद आने लगते हैं, तो फिर जो ऐसा लगता है कि कब साथ में रहें, और साथ में रहो तो सारे दुर्गुण दिखने लगते हैं, बुराइयां दिखने लगती हैं, अच्छाइयाँ नहीं दिखती। अब जो दूर होते हो तो बाद में अच्छाइयाँ याद आने लगती हैं। नहीं, अभी दूर रहने का एक फायदा ये हुआ कि वो भी सेल्फ डिपेंडेंट होने लग गए। हाँ। मैं वो भी कहता हूँ, चलो मैं अभी बाहर गया हूँ, मैं नहीं रहा, तब फिर कैसे चलेगा, तब तो तुमको खुद से ही करना पड़ेगा। तो कुछ इसका फायदा ये हुआ कि वो भी सेल्फ डिपेंड होने लग गए। अच्छा है ऐसा। और एक आइडियल स्थिति जो है ऐसी है कि यदि आदर्श समाज जैसी कोई स्थिति होगी ना, तो वहाँ पर होगा कि कोई स्त्री पुरुष जो है एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं, तो उनको जो है घर दे दिए जाएंगे आसपास में, एक साथ में नहीं, आसपास में। और आइडियल समाज होगा, पूरा समाज जो है घरों की व्यवस्था करेगा, कोई अपने घर नहीं बनाएगा, सामाजिक रूप से घर बनेंगे, और छोटे छोटे घर बनेंगे जितने ज़रूरी हैं, गैर ज़रूरी घर नहीं बनेंगे, बड़े लंबे चौड़े, छोटे छोटे घर दिए जाएंगे। और जो है जिनको साथ में रहना है, साथ में रहना इन द सेंस ये आसपास वाले घर में लेंगे, आसपास में रहेंगे, और उनको जो है रिलेशनशिप के लिए कोई एक अलग से घर मिलेगा। जब रिलेशनशिप में के लिए जाएंगे उन घंटों के लिए, तो उस घर का यूज़ करेंगे, लेकिन रहेंगे अपनी अपनी प्राइवेसी में, रहेंगे अपनी प्राइवेसी में। और एक अच्छा समाज, अच्छी कम्युनिटी होगी, तो वहाँ पर जो है सबका किचन नहीं होगा, किचन सामूहिक ही होगा, किचन सामूहिक होगा, रहना सामूहिक होगा, लेकिन अलग अलग घरों में। एक छत के नीचे दो लोग नहीं रहेंगे। बेबीज किसके पास है? हाँ, एक आइडियल समाज में तो मेरा बेबी तेरा बेबी तो होगा नहीं, समाज का ही बेबी रहेगा। हाँ, मतलब वो जो है उनका घर बड़ा घर होगा, बेबीज़ के लिए जो घर बनेगा वो बड़ा घर बनेगा, और सबकी जिम्मेदारी रहेगी कि वहाँ बेबीज़ की केयर करें। मेरा बेबी नहीं होगा, हमारे बेबी होंगे, और हर कोई हमारे बेबी के लिए काम करेगा, ये हमारे बेबीज़ हैं। उसमें कोई वो नहीं होगा कि ये इसका है उसका है, और उसकी कोई पहचान भी नहीं रखी जाएगी, कुछ समय बाद सब पहचान गायब हो जाएगी। एक आइडियल यदि समझदार समाज कभी हुआ
तो इस प्रकार की स्थिति होगी। तो उसमें क्या है कि जो प्राथमिक बंध हैं वो कभी बनेंगे ही नहीं। तो पूरी कम्युनिटी जो है वह स्पिरिचुअल कम्युनिटी होगी, पूरी कम्युनिटी स्पिरिचुअल कम्युनिटी होगी, क्योंकि प्रारंभिक कारागृह तो बने ही नहीं, प्रारंभिक बंधन और वो जो विशियस साइकिल तो बने ही नहीं। बने नहीं तो चिंतन छोटे लेवल पे करोगे कहाँ पर? चिंतन तो सीधे उसी तरफ जाएगा। और अपना उस बेबीज़ वाले वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पर जो है जो बेबीज़ होंगे वहाँ पर पहली नज़र उस बेबी पे जाएगी कि कौन सा बेबी अभी कष्ट पे है, किसका है का सवाल ही नहीं है। कि कोई बेबी ज़्यादा रो रहा है या कुछ है तो पहले जाकर के उसको उठाओगे, किसका क्या करना है वह करोगे, है ना, कि किसको क्या ज़रूरत है, ज़्यादा ज़रूरत है, उस बेबी को पहले केयर करोगे। तो गुरु जी पशु पक्षी भी तो अपना घोंसला बनाते हैं। हाँ इतना टाइम तो परवरिश उसकी करते हैं, बिल्कुल। और इंसान को भी करना चाहिए क्योंकि इंसान भी पशु ही है। इंसान के मतलब हमको इवोल्यूशन के जितना इवॉल्व हो गया है तो वो संवेदनशीलता है, तो उसका भी तो भोग मतलब होना ही चाहिए। हाँ, मतलब वो पशु जैसा ही हुआ ना। वो डिटैच्ड भी होगा, ये भी नहीं कि उसी में घुसी रहे। नहीं, वो तो फिर कहने वैसे बहुत सारी कथाएं कहानियां हैं, कही जाती रहेंगी। कथा कहानी तो है, वास्तविकता तो है नहीं। हमने तो उसको जिया ही है ना, कि हम उसमें रहते थे और उसके बाद मतलब बहुत सारे लोग फिर उसको लेकिन अभी अपने अंदर झांक के देख लो, डिटैच कुछ नहीं हो, थोड़ा सा हल्का पड़ा है। अभी वो तो ऊपर से दिख रहा है, अपने गहरे में उतर के देख लो, सब बैठे अंदर ही बैठे हैं बच्चे। बच्चे अंदर ही बैठे मिलेंगे, कहीं और नहीं है ना। अपने गहरे तल पे उतर जाओ, दोनों बच्चे वहीं बैठे हुए मिलेंगे। वो जो है ऐसा है, पशु ऐसा करते हैं तो मनुष्य को भी ऐसा करना चाहिए कि वो भी पशु हैं, तुम भी पशु हो, जैसे वो करते वैसे तुम भी करो। मनुष्य हो तो मनुष्य होने का परिचय दो ना। अब जो है पुरातन समय से मनुष्य ऐसा जीता आया, इतना समय हो गया, अब तो आगे बढ़ो ना। इतना समय हो गया, अब तो आगे बढ़ो ना। मेरा बेबी क्यों, हमारा बेबी, हमारे बेबी क्यों नहीं, ये सब हमारे बेबी हैं। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? जैसे गुरु जी, मनुष्य को एक अवेयरनेस जो मिली है उसका हम सही यूज़ करते हैं अपने खेल को ख़त्म करने के लिए, वैसे ही हमारे अंदर ये सब भी तो एक कैपेबिलिटी अस्तित्व ने दी है ना, जिसको भी हम जीते हैं उससे भी तो हम लेसन्स लर्न ही करते हैं ना। हाँ, तो करो ना, चल तो रहा ही है, लेसन लर्न करो, है ना। 200, 400, 500 जन्म, 1000 जन्म में धीरे धीरे लेसन्स मिल ही जाएंगे। अब भाई धीमी पढ़ाई में पढ़ना चाहते हो तो धीमी पढ़ाई ऐसी होगी, है ना। और एक ऐसा है कि बिल्कुल मामला ही ख़त्म, कि कहीं पर जो है प्रारंभिक बंध बनेंगे नहीं। और प्रकृति जो जिस तरफ धक्का देती है उसको जियोगे भी, रिलेशनशिप को भी जियोगे रिलेशनशिप को भी, लेकिन वहाँ पर भी ऐसा होगा कि व्यर्थ की टकराहट से नहीं होगी, व्यर्थ की टकराहट होगी नहीं। ये हम बात कर रहे हैं ऐसी कि मनुष्यता जब समझदार होगी तब की, घबराने की जरूरत नहीं है। मनुष्यता को होने के लिए धरती यदि नष्ट नहीं हुई तो 2-4 हज़ार साल अभी लगेंगे। ये प्रकृति ही तो हमें इस ओर धक्का देती है ना। हाँ, तो प्रकृति तो इशारा कर रही है ना हमारे माध्यम से कि समझदार मनुष्य ऐसा होगा। संदेश दिया जा रहा है ना दुनिया को कि तुम जो है इतना समय हो गया अभी तक समझदार नहीं हुए। प्रकृति तो, अस्तित्व ही तो संदेश दे रहा है ना। हम निमित्त हैं और अस्तित्व संदेश दे रहा है कि तुम इतना लंबे समय हो गया अभी तक अटके पड़े हो, पशुओं से बस थोड़े ही ऊपर उठ पा रहे हो। मनुष्य हो तो ठीक से मनुष्य कब बनोगे? मनुष्य हो तो ठीक से मनुष्य कब बनोगे? संदेश दिया तो जा रहा है ना। और जब संदेश दिया जाता है तो उस संदेश को हजम करने में
1000-2000 साल तो लगेंगे ना, अभी संदेश दिया जा रहा है। गुरुजी वेस्टर्न कंट्रीज में तो ऐसे ही होता है। वहाँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, तो वहाँ तो हस्बैंड शादी करो ना करो, बच्चे पैदा करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बाप का नाम नहीं पूछता वहाँ पे, और बच्चे ऐसे चाइल्ड केयर में ही पलते हैं। तो इसका मतलब वो सोसाइटी आइडियल है अभी तो। आइडियल पूरी तरह से नहीं कही जा सकती, पूरी तरह से आइडियल अभी उसको वो तो 15-16 साल के होते ही बच्चे को कह देते हैं कि मूव आउट, हम तुम्हारा एक्सपेंस नहीं कर सकते, और वहाँ सेंट्रलिंक से पैसे मिलते हैं उनको, बच्चे अपना अलग रहते हैं, माँ बाप को फादर्स डे मदर्स डे पे मिलने आ जाते हैं बस। ओल्ड एज होम्स होते हैं उनके, तो वो बुजुर्ग होते हैं तो उनको ओल्ड एज होम में मूव कर देते हैं, वहाँ पे भी ऐसे ही बच्चे मिलने आते हैं, तो नो कोई अटैचमेंट है ही नहीं। ये अटैचमेंट वहाँ पर नहीं है, लेकिन एक मिसिंग पॉइंट वहाँ पे क्या है, ये सब जो सोसाइटी करती है इसके साथ में वहाँ पर रियल स्पिरिचुअलिटी है या नहीं है। वहाँ पर चर्चा जो होनी चाहिए, चर्चा के विषय और ये सब जो होना चाहिए, जो वास्तविक अध्यात्म है, गहरा अध्यात्म है, क्या उसकी चर्चाएं होनी चाहिए, क्या होती हैं उस तरीके से नियमित रूप से। जहाँ आइडियल समाज होगा वहाँ पर चर्चाओं का विषय यह होगा, वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स और ये फिजूल की चीज़ें नहीं होंगी, यहाँ यह हो रहा है, वहाँ यह हो रहा है, यह खींच और यह तान, यह व्यवस्था, यह इकोनॉमी की व्यवस्था, यह सब नहीं होगा। वहाँ पर जो है बाकी चर्चाएं जो है आंतरिक विषयों पर होगी कि इन्फिनिटी क्या है, इसको जिसको जिया कैसे जा सकता है। तो फिर और तो ये इजी हो जाएगा गुरुजी, अगर वहाँ पे इस तरह की चर्चाओं से होना। हाँ, और वह जो शिक्षा दीक्षा भी वही उसमें जो है यह बड़ा पार्ट यही होगा। उसको जो है बिल्कुल ऐसे रट्टे की तरह नहीं किया जाएगा। जैसे कबीर की साखियाँ जो है पढ़ाई जाती हैं, है ना, मिडिल स्कूल हाई स्कूल में कबीर की साखियाँ पढ़ाई जाती हैं, एक टीचर आके पढ़ाता है ना। उसमें वो बताता है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। आया समझ में कि ऐसा बड़ा होने से क्या मतलब, कि जैसे पेड़, खजूर का पेड़, उसमें छाया भी नहीं मिलती और फल भी बहुत दूर होते, पत्थर मारो तो नहीं गिरते। आ गया समझ में। हाँ, अब अगला पढ़ो। कबीरदास जी ने ये लिखा था। अब वो टीचर जो है स्कूल का बस ऐसे पढ़ा देता है और अब बोलता है हो गया। उसका कुछ एक आध आशय और बता देगा कि ऐसा बड़ा नहीं होना चाहिए, कि मतलब ये बड़े हो तो तुमसे कुछ मिलना चाहिए अगले को। इसका क्या सीख मिलती है कि तुम बड़े हो जाओ तो तुमसे अगले वालों को कुछ मिलना चाहिए। तुम बड़े हो गए और तुमसे कुछ मिला नहीं, क्या ये तो नहीं अर्थ होगा। एक दोहे को पकड़ोगे, एक रात काफ़ी है, एक रात भी काफ़ी नहीं, इतना विस्तार निकलेगा। गागर में सागर भरी गई है एक एक दोहों में। और स्कूल का टीचर क्या पढ़ाएगा? क्या इस तरीके से आध्यात्मिक शिक्षा हो सकती है? वह देखो, जैसे उस समय के हिसाब से गुरुकुल परंपरा थी, तो शिक्षक कोई भी नहीं हो सकता था, है ना। शिक्षक और गुरु दोनों वही होगा, गुरु ही होगा। गुरु जो है वह शिक्षक भी होगा और गुरु भी होगा, ठीक है ना। और वहाँ पर यदि कोई आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जा रही है तो वो आयुर्वेद का शिक्षक भी होगा और गुरु भी होगा, तो साथ में गुरु तो रहेगा ही वह। अब जो टीचर्स हैं, है ना, तो ये टीचर्स जो है, इनको ऐसी भ्रांति हो जाती है कि ये टीचर भी हैं और ये गुरु भी हैं।
अपना स्कूलों में गुरु पूर्णिमा पे टीचर्स लोग प्रोग्राम करते हैं, बड़ा आश्चर्य नहीं होता? भाई टीचर्स डे पे प्रोग्राम करते हैं, बात ठीक है, टीचर्स लोग, टीचर्स डे है, टीचर्स डे पे प्रोग्राम कर लें। गुरु पूर्णिमा में स्कूलों में प्रोग्राम किए जाते हैं, क्या लेना देना भी टीचर्स का? स्कूल की किताबें पढ़ाते हैं, जो सिलेबस है उसको पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स और टीचर मिलके गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, जो कि गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। गुरु और शिष्य वाला कोई मामला है, हाँ, उसको विद्यार्थी और शिक्षक मिलके मनाते हैं। विद्यार्थी और शिक्षक अपना भाई टीचर्स डे मनाओ ना। विद्यार्थियों का और शिक्षकों का गुरु शिष्य वाली सिस्टम से क्या लेना देना है? विद्यार्थी बोलता है हम शिष्य हैं, अरे भाई तुम विद्यार्थी हो, कहाँ शिष्य हो? शिष्य तो महान घटना है। जब शिष्यत्व घटता है तो पूरा अस्तित्व सेलिब्रेट करता है, पूरी कायनात झूम उठती है। जब किसी को शिष्यत्व घटता है तो शिष्यत्व तो ऐसे होता नहीं, वो तो घटता है, हैपनिंग है बड़ी। और शिष्यत्व घटता है, उसमें गुरुत्व भी घटता है, बड़ी महान घटना घटती है। और शताब्दी में 200-400, 150, 200, 400, 400, 500, 1000 जो भी होते होंगे, चलो 1000 मान लें, 1000-2000 लोग होते होंगे जिनमें शिष्यत्व घटता है। शताब्दी में 1000-2000 लोग ऐसे होते होंगे जिनमें शिष्यत्व घटता है। महान घटना है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ चलती रहती हैं। जो आप बात कर रहे थे, हाँ। ये समाज की, हाँ। वो एक आध्यात्मिक बात हो, लेकिन जो यहाँ स्थिति है ऑस्ट्रेलिया में, ये तो एक भौतिकवाद की वजह से ये स्थिति। हाँ, ये भौतिकवाद की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। तो आध्यात्म और मतलब इनका थोड़ा समावेश की जरूरत है। मतलब कुछ चीज़ें तो घटी हैं वो ठीक है, लेकिन वहाँ आध्यात्म भी होना चाहिए ना। तब जो है वो बच्चे को बोल देते हैं कि तुम 16 साल के हो गए, निकल जाओ यहाँ से। ऐसा नहीं होगा, बच्चे को तैयार करेंगे कि अब जो 16 साल का हो रहा है तो बराबर तैयार हो जाए, उस तरीके से तैयार हो जाए, और बड़े प्यार से जो है उसको तैयार करके कि बस बेटा अब जो है तुम मजबूत हो गए हो, अब तुम्हें जो अपनी यात्रा करनी चाहिए, तुम्हें अकेलेपन से सारी समस्याओं को फेस करना चाहिए, इससे तुम्हारी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तुम्हारा विकास होगा। उसके पहले ही उसको जो है मजबूत कर चुके होंगे, अब बोलेंगे अब तो तुम्हारी परीक्षा है, अकेले तुम्हें जो करना है, और समय समय पे कुछ होगा तो हम गाइडेंस करने के लिए उपलब्ध हैं। तुम जो वहाँ पे अपने आप बच्चे खुद निकलते, माँ बाप नहीं बोलते कि निकलो, बच्चे अपनी मर्जी से निकलना चाहिए तो निकलते, नहीं तो रहते हैं माँ बाप के साथ। हाँ, और बाद में फिर माँ बाप के साथ संबंध उनका होता भी है। स्वामी जी जो आपने कॉन्सेप्ट बताया ना, वो महिला के शिव है ना, कि वो ऐसे बच्चों को एक साथ कम्युनिटी, मैंने एक किताब पढ़ी महिला के शिव। हाँ, वो जो अमीश ने लिखी है शिवा ट्रायोलॉजी में। हाँ, इसमें है ये कॉन्सेप्ट, तो आपने बताया एक साथ बच्चों को पालन। इस पर जो है ऐसे छोटे छोटे प्रयोग पहले हो चुके हैं। बच्चों को उनका जो है सामूहिक पालन पोषण जो है उस पर पहले प्रयोग छोटे छोटे हुए हैं, लेकिन यह प्रयोग जो है बहुत लंबे नहीं चल पाए और पूरी दुनिया में लागू हो नहीं पाए। तो यदि सभ्य समाज होगा तो वहाँ पर ये प्रयोग बढ़ेंगे। तब जो है कोई एक बात बताओ, वो जो खूब सारा धन कमाते हैं ना पागल की तरह, उसका बड़ा कारण क्या होता है? कुछ नहीं तो मेरे बच्चे। अब वो जो पागलपन रहेगा नहीं, अब वहाँ जो कुछ होगा तो और धन, और मतलब धन क्या करना है धन का, ये तो सब सामाजिक संपत्ति है। जो है सामाजिक संबंधी अपने अपने जो हमारी ड्यूटीज़ है उतनी हमें करनी है, दैट्स ऑल। और जो उससे अर्जित होता है, जो आउटपुट बनता है,
वो तो हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चे यानी सारे बच्चे। पर्सनल वाली बात नहीं रहेगी। तो पर्सनल वाली उतनी वो आकर्षण ही नहीं बचेगा। जब आकर्षण बचेगा ही नहीं वह, और भय नहीं बचेगा। यहाँ जैसे भारत में भय है कि बीमार पड़ जाएंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल वाला नंगा कर देगा, हाँ, ज़बरदस्ती आईसीयू में डाल देगा या कर देगा, ऐसा खूब चलता है। तो फिर जो है इतना पैसा लगेगा, वो पैसा लाएंगे कहाँ से? तो बैंक बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस की प्रीमियम बढ़ रही है, प्रीमियम भरने की ताकत होनी चाहिए, है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस का पता नहीं वो क्लेम पास होता है कि नहीं होता है। तरह तरह के भय हैं, कितने भय हैं, इन भयों को जी रहे हैं, भयों को जी रहे हैं ना। और भय के कारण ही नहीं बचेंगे, व्यर्थ के बहुत सारे भय विसर्जित हो जाएंगे। तो फिर वहाँ पर आध्यात्म जो है उसकी संभावना ज़्यादा हो जाएगी, वास्तविक आध्यात्म की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। हालांकि संभावना ज़्यादा हो जाएगी तब वहाँ पर जो है कुछ वैसा माहौल भी क्रिएट किया जाना चाहिए। देखिए नीदरलैंड में एक कम्युनिटी है ना, नीदरलैंड में, और वो इन प्रैक्टिसिंग है इस तरह से। नीदरलैंड में कहुआ कम्युनिटी है और वो ये सब फॉलो करते हुए प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा, कितनी बड़ी कम्युनिटी है? वो तो नहीं पता, लेकिन लाखों में है, लाखों में है, लाखों में लोग हैं कि हजारों में है? हजारों में है। अच्छा है ये सर। उनका स्पिरिचुअलिटी का जो हम बोलते हैं कि दीक्षा देना, तो वहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की जो टीचिंग ट्रांसफर की जाती है वो भी एकदम जैन तरीके से किया जाता है। यानी वो किताब जब मैंने पढ़ा ना तो मुझे भी अट्रैक्शन हुआ था, मैं सोच रहा था कि जाऊँ करके, लेकिन वो भी बिल्कुल जैन तरीके से अलग वे में आता है, लेकिन है वो कमिटी। और ये करीबन मैंने 15 या 18 साल पहले किताब पढ़ी थी। इंडियन लेडी है जो वहाँ पर रहती है, प्रिया नाम है, सरनेम नहीं याद आ रहा है उसका, तो कहुआ कम्युनिटी का वो डिटेल दिया हुआ था। अच्छा है यदि ऐसी कोई कम्युनिटी है और ऐसे प्रयोग चल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है ऐसा यदि हो रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। तो गुरुजी ये फिर बच्चों को जन्म देना और उनकी परवरिश करना इतना आनंददायक, माँ को स्पेशली, मैं नहीं जानती पुरुष कैसा फील करते हैं, बट माँ के लिए तो इतनी आनंददायक वो घटना होती है कि उससे कुछ भी कंपैरिजन नहीं हो सकता किसी चीज़ का। तो वहाँ मातृत्व से तो अलग किया ही नहीं जा रहा है, मातृत्व से तो अलग किया ही नहीं जा रहा है। अब वो बच्चा पैदा होगा तो कुछ समय तक तो अपना पैदा होते ही तो वहाँ दिया नहीं जा सकता, कुछ एक स्टेज तक बच्चा आएगा उसके बाद ही वहाँ जाएगा। और वहाँ जाएगा तो इन द सेंस माँ वहाँ नहीं जाएगी ऐसा तो है ही नहीं, माँ को तो जाना ही है वहाँ पर। लेकिन अब उसको बोला जाएगा कि ये बच्चा तो ठीक है लेकिन बाकी बच्चे भी तुम्हारे ही हैं, सारे बच्चे तुम्हारे हैं, है ना। सारी माँओं को वहाँ जाना है, सारे पिताओं को वहाँ काम करना है। पिता इन द सेंस बच्चा किसी से पैदा किया हो तो भी पिता है ऐसा नहीं है, वहाँ तो सारे जाएंगे ना, सब अपने अपने हिसाब से जाएंगे ना। अब एक छोटा बच्चा यहाँ पे आ जाता है तो सारे लोग लगन पीछे नहीं पड़ जाते उसके, अरे मेरी गोद में आ, अरे मेरे पास आ, अरे यह ऐसा वैसा, लग जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं। रिट्रीट में कोई बच्चा आता है तो सारे उसके पीछे पड़ते हैं ना। तो वहाँ पर तो वो बच्चे होंगे, बच्चों का अलग घर होगा, तो सबसे आकर्षण का केंद्र तो वही जगह होगी। उस कम्युनिटी में सबसे आकर्षक जगह कौन सी होगी? वही बच्चे जहाँ रहते हैं वही होगी। वह तो हर कोई जाना चाहेगा, हर कोई जाएगा ही जाएगा। उसके जब जो उसका समय होगा, निर्धारित व्यवस्थाओं में जो चीज़ होगी वहाँ जाएगा ही जाएगा। और बहुत उसके लिए सबसे अच्छा सुंदर समय होगा जब वहाँ जाएगा और बच्चों के लिए कुछ काम करेगा, बच्चों के साथ थोड़ा खेलेगा, उनकी केयर लेगा, अपनी अपनी भूमिकाओं में। कोई उनको पढ़ाने जाएगा, कोई उनको नहलाने धुलाने जाएगा, है ना, कोई उनके कपड़े सिएगा, कोई उनके लिए दूध की व्यवस्था करेगा, कोई उनके भोजन बनाएगा, कोई कुछ करेगा। तो उसके लिए सबसे आनंददायक घटना होगी, सबसे आकर्षण का केंद्र भी वही होगा।
अभी दीजिए, अभी आपने बोला था क्रोध आता है, थोड़ा जोर से बोलिए। क्रोध आता है तो थोड़ा गेप जाता है तो क्रोध शांत हो जाता है। तो ये भौतिक जीवन में कोई अपना व्यवसाय करता है तो बार बार निष्फल होता है, तो क्या उसको ये गेप, थोड़ा गेप ले ले तो बाद में सफलता मिल सकती है कि ये करते रहना चाहिए? हाँ, ये जो बिजनेसमैन दिन रात बिजनेस करते रहते हैं, यदि ये बीच बीच में बिजनेस से थोड़ा गैप लें। नहीं, व्यवसाय करता है तो एक व्यवसाय में निष्फल होता है, फिर दूसरा करता है, बार बार सक्सेसफुल नहीं होता है। अच्छा, असफल होता है। असफल होता है तो हाँ, तो उसको गैप चाहिए, उसको गैप की ज़रूरत है। फिर उसको तो यह भी समझना चाहिए कि वो व्यवसाय के लिए बना है या नहीं बना है। हो सकता है वो किसी और चीज़ के लिए बना हो, और ज़बरदस्ती व्यवसाय में हाथ पैर मार रहा है। ढूंढे ना वो क्या है, और साहस होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कोई वो अपना चित्रकार है, कवि है और धंधा करने उतर गया है। चित्रकार है, अपनी चित्रकारी में रहे, पत्र है, और अपना जो कवि है अपने कवित्व में रहे। कोई मूर्तिकार है, शिल्पकार है, उसमें जाए। या फिर वो जो किसी जॉब में जा सकता है तो कुछ जॉब करे, कुछ और क्रिएशन कर सके। खेती किसानी में उसकी अभिरुचि है, बागों में अभिरुचि है तो वह करे। दुनिया के बहुत सारे काम हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों का तो पागलपन होता है कि नौकरी चाहिए। नौकरियाँ कितनी होंगी? सरकारी नौकरी के पीछे बड़े पागल होते हैं लोग। अरे कितनी होगी? प्रयास करना है, कर लिया, देख लिया कि अब हमारी एबिलिटी में नहीं है, निकल जाओ, कुछ और देखो, कहीं और हाथ पैर मारो। तो नौकरी है, उसके बाद फिर अपना व्यापार, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। गैप लेगा तो कोई मार्ग भी मिलेगा, उसको मार्ग मिलेगा। गैप लेकर के रहेगा यदि, तो अपने भीतर से उसका समाधान आएगा कि मेरी लाइफ किस दिशा में जानी चाहिए, मुझे क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी अभिरुचियाँ वास्तव में क्या हैं। अपनी अभिरुचि के हिसाब से करना चाहिए ना। जिस फील्ड में अभिरुचि नहीं है वहाँ सफलता नहीं मिल पाती है। स्वामी जी, प्रश्न ऐसा था कि ऐसी आइडियल स्पिरिचुअल कम्युनिटी का निर्माण की प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पर जैसे कि अभी दीपक जी ने बताया कि ऐसा कंसेप्ट ऑलरेडी नेदरलैंड में चल रहा है, पर भूतकाल में भी रजनीश भगवान ने, ओशो ने ऐसा शायद ओरेगॉन में ऐसे ही कम्युनिटी बनाने की कोशिश करी थी। तो अब आप इसके बारे में क्या बताओगे? देखो, ये सब जो होता है तो उसको लीड तो आमतौर पे ऐसे व्यक्ति करते हैं जो सेल्फ रियलाइजेशन को उपलब्ध होते हैं। और स्वामी जी, एक बात ऐसी भी है कि करने से सब बिगड़ता है, बिना किए सब। हाँ, अब जो सेल्फ रियलाइजेशन जिनके पास है वो कुछ करते नहीं, उनसे होता है, वो कुछ नहीं करते, है ना। राजा जनक सेल्फ रियलाइजेशन के बाद में देश नहीं चलाते, राज्य नहीं, राष्ट्र नहीं चलाते अपना, लेकिन उनसे राष्ट्र चलता है और बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है ना। वो सब फिर हैपनिंग के माध्यम से होता है। तो ये चीज़ें जो है, ये कोई प्लानिंग हमने बहुत करी होगी और निकल रही, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ चर्चाएं कभी कहीं से सुनी हुई होंगी, लेकिन आज अचानक जो है वो निकल रही है। तो कुछ होगा, हल्का फुल्का होगा, लेकिन हल्का फुल्का होगा। आज वो एक किसी पूरे सिस्टम की तरह वो आ रहा है कि क्या होगा, कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपना बात निकल के आ गई। होगा या नहीं होगा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बात निकल के आ गई कि यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और हो सकता है घटना है घट जाए, न घटना है न घटे। लेकिन मनुष्य यदि वास्तव में एक अच्छे विकास की तरफ जा रहा है, यदि कम्युनिटी जो समझदार हो रही है, तो उसके समझदारी के लक्षण क्या होंगे? समझदार कम्युनिटी किस दिशा में जाएगी? इन्हीं छोटी छोटी उलझनों को जीती रहेगी, इन्हीं उलझनों को ही जीती रहेगी, इन छोटे छोटे गुणाभाग को ही जीती रहेगी, कैसे ऊपर उठेगी? आइडियल जो समाज होगा वो जो है जंगलों को बचाएगा, ऐसा नहीं। वो जहाँ रहेगा वहीं जंगल होंगे, जंगलों को विकसित कर लेगा। अलग अलग छोटे छोटे घर होंगे, खाली जगहें ज़्यादा होंगी, उन खाली जगहों पर
वृक्षारोपण होगा और बड़े बड़े वृक्ष होंगे, लोकल स्पीसीज, व्यर्थ के पेड़ नहीं, सागौन और वो जो पाइन है, चीड़ है ना, और ऐसे उटपटांग किस्म के जो वो जो कौन से सुबबूल आते हैं और वो इस प्रकार के पेड़ ना होंगे, बड़े छायादार लोकल स्पीसीज, फलदार, औषधीय गुणों वाले ऐसे वृक्ष जो है वहाँ पर होंगे, जिनकी एनर्जीज भी अच्छी होती हैं। तो वहाँ पर जंगलों जैसा ही गांव होगा, जंगल के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, जंगलों के बीच में घर होंगे, वो जहाँ भी बनाएंगे वहाँ पर जंगल उगा लेंगे, छोटे छोटे घर होंगे और ज़्यादा बड़े जंगल होंगे। अच्छा स्वामी जी, ये जो कॉन्सेप्ट है तो ऐसा तो हमारे सनातन संस्कृति में ऐसे ही हमारे पूर्वज थे, कबीले में, कस्बे में, जहाँ पे ऐसी ही फ्रीडम थी और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी, और आज फिर से वही बात। इसी प्रकार से ही होता है, उत्थान के बाद पतन होता है, पतन के बाद उत्थान होता है, ठीक है ना। कभी जो है कुछ इलाकों बहुत ऊंचाई पे गए थे, जैसे बिहार में कहा जाता है कि एक स्थिति ऐसी थी कि वहाँ लगभग हर व्यक्ति साधक था, है ना, और बुद्ध हुए, महावीर हुए, बहुत सारे लोग हुए वहाँ पर। पीक पर था, फिर पीक से एक पतन पे आया, और पतन में आने के बाद में फिर से पीक की यात्रा शुरू हो रही है वहाँ की, फिर से शुरुआत हो रही है, फिर से वो ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसा होते रहता है हर जगह पर। वह जो एक बात थी पहले कि ऐसा ऐसा चलता था, क्योंकि वो सनातन जो था, उस सनातन में बहुत फ्रीडम थी और बहुत मैच्योरिटी थी। उसके रिकॉर्ड्स कुछ होंगे भी, कुछ नहीं भी होंगे, लेकिन बहुत फ्रीडम थी और बहुत क्वालिटी रही है। लेकिन बाद में फिर करप्शन आ जाता है, होता है ऐसा, क्योंकि वो प्रकृतिगत साइकिल है, ऐसा होता है। लेकिन अब जो है वापस उस तरफ जाना है। तो स्वामी जी, इस परिचर्चा को क्या हम युग परिवर्तन का संकेत समझ सकते हैं? हाँ, ये देखो, युग परिवर्तन तो है ही। न्यूक्लियर फैमिलीज जो है, यह जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है। न्यूक्लियर फैमिलीज जो हैं, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। जो संयुक्त परिवार हैं, संयुक्त परिवारों में बहुत सारी झंझटें हुआ ही नहीं करती थी। बच्चे के हिसाब से जो है वो मेरा बच्चा तेरा बच्चा नहीं होता था। अब एक परिवार है, अब वो शरीर में नहीं रहे, बहुत अच्छे लेखक हुए, अमृतलाल वेगड़, उनके परिवार में हम जाते रहे, तो हमने देखा, मतलब इतने ज़्यादा संख्या कि शायद वो घर वालों को सबके नाम भी पता ना होंगे, इतने लोग उस घर परिवार में रहते हैं, है ना। अभी उन्होंने शरीर छोड़ा और शांति कुंज से उन्होंने पढ़ाई की, है ना। अविन्द्रनाथ टैगोर के शिष्य भी नंदलाल बसु, बहुत बड़े चित्रकार हुए नंदलाल बसु, रविन्द्रनाथ टैगोर के चाचा, रविन्द्रनाथ टैगोर के तेज हुए। और नंदलाल बसु के जो पट्टे शिष्य या सबसे प्रिय जो रहे वो अमृतलाल वेगड़ रहे। तो काफ़ी बड़ी अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा था। उनके परिवार में उन्होंने निमंत्रित किया था, तो हम गए थे, देखा, बहुत ज़्यादा संख्या। और वहाँ पर जो है किसी बच्चे को भूख लगी तो किसी महिला को ऐसे पकड़ लेगा, भोजन चाहिए, है ना। और किसी बच्चे को कोई सामान चाहिए तो कोई भी पुरुष है उसको पकड़ लेगा कि मुझे ये फलानी जो है किताब चाहिए और यह चाहिए। उसको कोई लेना देना नहीं कि ये मेरे पिताजी हैं, कि ताऊ हैं, कि फलाने हैं, कि ठिकाने, रिश्ते भी पता नहीं होंगे, इतने लोग रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़ा परिवार, कोई लेना देना नहीं। किसी को भी पकड़ लेना, अपनी बात बोल देनी। किसी को बीमार लग रहा है बच्चे को, तो किसी के भी गोद में जाके बैठ जाना है कि मेरे को बीमार लग रहा है। उसको नहीं देखना कि मम्मी कहाँ है, ये कहाँ है, कोई लेना देना नहीं। बस घर की कोई महिला है, किसी की भी गोद में जाके बैठ जाएगा बच्चा कि मेरे को ऐसा ऐसा लग रहा है।
तो जो संयुक्त परिवार हैं वो एक कम्युनिटी की तरह ही तो हुए ना। मेरा बच्चा तेरा बच्चा जैसा मामला कुछ नहीं होता था। अब वो जो है उन संयुक्त परिवारों में किसी वो लड़का है, उसके लिए लड़की देखने के लिए जाना है, तो लड़की देखने के लिए कौन जा रहा है? पता चला कि वो पहुँचे हैं, वो कौन है? बोले ताऊ है, ये ताई है, माँ बाप। अरे उसको कहीं काम था उधर गया है, और वो उसको कुछ अपनी बिजी थी उधर रह गई, और वो अपना कुछ हुआ तो बोले नहीं 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 आप लोग जाओ, मैं नहीं मुझे नहीं जाना है। मतलब रिश्ता होना है किसी लड़के का, उसके लिए बहू देखने जाना है, तो न माँ जा रहा है न बाप जा रहा है, न माँ जा रही है न बाप जा रहा है। बोले वो जा रहे हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा जानते हैं। मेरा का उतना ज़्यादा वो नहीं है, तो वो तो हमसे ज़्यादा अच्छा करके आएंगे, हमें क्यों जाना है? फलाने फलाने जा रहे हैं, वो तो ज़्यादा अच्छा देख समझेंगे। तो संयुक्त परिवार जो है इस प्रकार से होते रहे। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उसको फेस करने की ज़रूरत नहीं थी, और सामूहिक वो था तो ज़्यादा उलझते नहीं थे, उसमें नहीं उलझते थे। तो ये देखो कि ये सब विकास नहीं था, लेकिन जो डीप स्पिरिचुअल टॉक्स हैं वहाँ होते थे। डीप स्पिरिचुअल टॉक्स जो है ना वो होते थे, बड़ी गहरी गहरी चर्चाएं, परिचर्चाएं जो मिस्ट्री की हैं वह होती रही हैं। भले इतना सब विकास नहीं था जो अभी का डेवलपमेंट है, यह भले न रहा हो, लेकिन वह डीप चर्चाएं होती हैं और डीप चर्चाएं समझी जाती रहीं। अब न्यूक्लियर फैमिली में तो अब इतना संघर्षण है, और डेवलपमेंट के साथ में इतने डेटास को कैरी ऑन करना है, और डेटास का पागलपन इतना ज़्यादा है, बस उसी के संबंध में डीप चर्चा हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी के बारे में डीप चर्चा थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है ना। फिर एक एज के बाद में तब जाके ख्याल आता है कि नहीं ये भी ज़रूरी है ना। यंग एज तो बस वो न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से इतनी जिम्मेदारियाँ, बच्चों को सेटल करना है, ये करना है, वो करना है। संयुक्त परिवार में उतनी चिंता नहीं होती थी, बच्चों को सेटल करना है उतनी चिंता नहीं होती थी। और संयुक्त परिवार में कुछ लोग बेरोजगार भी होते थे, उनको कोई चिंता नहीं होती, बोले क्या करना, अरे ताऊ कमा रहे हैं, फलाने कमा रहे हैं, मेरा वो कजिन है बड़ा वो कमाता है, मेरे को क्या चिंता है। आज तो स्वामी जी न्यूक्लियर फैमिली में यदि 4 सदस्य है तो चारों सदस्य के अलग अलग डेटा रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वहाँ पे कितना वो मतलब संघर्ष रहता है। हाँ, वही हुआ कि न्यूक्लियर फैमिली में भी संघर्ष हो गया है, क्योंकि अब वो जो सहन करने की क्षमता है जो रही नहीं। संयुक्त परिवार में वो सहन करते थे एक दूसरे को, हार्मनी में रहते थे, हार्मनी में भी रहते थे, और सहन करने की क्षमता, वही सहन करने की शक्ति जो है ना उसको विकसित करना है ना, और धैर्य को विकसित करना है। सहन करने की शक्ति और धैर्य, वही तो है ना। धैर्य का मतलब सहन करने की शक्ति भी हुआ, तो सहन करने की शक्ति और धैर्य, यह तो जो है यह वास्तविक सद्गुण है ना। सहन करना मतलब सप्रेस करना नहीं, सहन करना यानी कि अभी जो है जरा सी बातों पे फट पड़ते हो। हाँ, फिर जरा सी बातों पे फट पड़ते हो, तो वहाँ पर जरा सी बातों पे फटना नहीं होता था। अभी की अवस्था में राजस्थान में एक फैमिली है स्वामी, 2 साल पहले है ना, काफ़ी उनके सदस्यों का, लेडीज लोगों का इंटरव्यू वगैरह आया था। तो एग्जैक्टली आप जो कह रहे हैं ना, वो लेडीज लोगों के मुंह से वो बात आई थी कि हमें समस्या कोई मालूम ही नहीं है, और उनका एक कॉमन स्टेटमेंट था सबके द्वारा कि हमारे घर में रोज किसी ना किसी का बर्थडे मनाया जाता है, यानी इतनी बड़ी फैमिली है। तो राजस्थान में अभी है, और 1-2 हफ्ते पहले यूके की एक फैमिली की बात आई, तो उनका भी कुछ तो भी 350 प्लस कुछ काउंट है फैमिली का। तो वो सब एडवांटेज ही काउंट कर रहे थे, बोले डिसएडवांटेज रहेंगे लेकिन पता भी नहीं चलते हैं। और ये राजस्थान वाला जो पर्टिकुलर 2 साल पहले आया हुआ था,
तो उसमें बोला गांव के सरपंच के पास एमएलए नहीं जाता है, लेकिन हमारे पास एमएलए आता है। 5 साल की बारी आती है तो एमएलए सीधा हमारे घर में होता है। तो ये बात है। ऐसे यूपी में भी एक जो है अजय बाग करके एक जगह है, अजय बाग, वहाँ एक फैमिली रहती है, ये बहुत बड़ी फैमिली रहती है। एक बहुत बड़ा बाग और एग्रीकल्चर है, उनके अपने सिस्टम्स हैं सारे, फूड प्रोसेसिंग भी वो खुद ही करते हैं और अपनी उनकी बड़ी गौशालाएं हैं, ये सब कुछ है। और वहाँ पर जो इंजीनियर की पढ़ाई करके आते हैं उसको जॉब नहीं करते, बोले नहीं वो हमारे वहीं ज़रूरत है इंजीनियर की, तो है ना। कोई एग्रीकल्चर की वही कोर्सेस करके आ गए तो बोले क्यों, क्या करोगे, नौकरी, नौकरी क्यों करेंगे भाई, हमारा अपना वो खेत खलियान है, वहाँ काम करेंगे। बड़ा सा कोई बाग है, मतलब खुद का अपना एक छोटा सा एक कम्युनिटी, एक पूरा गांव, विलेज ही उनका अपना हो गया, एक ही फैमिली का विलेज है, एक ही फैमिली का विलेज है वह। तो वहाँ जो लोग हैं उनकी मैच्योरिटी और लेवल कुछ अलग है उस परिवार का, उनका लेवल ही अलग है, उनकी मैच्योरिटी अलग है, उनकी क्वालिटीज़ अलग हैं उस फैमिली से जब मिला जाता है। तो उस पर जो है इंडिया टुडे ने विशेषांक निकाला था उनके ऊपर में, उस फैमिली के ऊपर ही एक विशेषांक निकाला था। पुरानी बात है, अब उसके बाद तो हम उसके टच में रहे नहीं, और एक फैमिली में तो हम खुद जा चुके हैं। ऐसी कहानी में किसी ऐसे पर्सन का जन्म हो जाए जिसके जो पैटर्न से सब कैरी कर रहा हो, संकीर्णता के और इस तरह के, तो फिर कैसे मैनेज होती है ये चीज़ें, कैसे मैनेज हो पाएंगी? एक्चुअली जो वहाँ वैसा होगा भी तो उतना संकीर्ण नहीं हो सकता, और धीरे धीरे जो है वो उसके साथ में वो मर्ज होता जाएगा, उसका भाग्य होगा वहाँ पैदा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जा पाएगी, बहुत बड़ी फैमिली है ना, बहुत गड़बड़ी में वो नहीं जा पाएगा। ये पहले ऐसा था तो ये सब अपने आप के जो न्यूक्लियर फैमिलीज की तरफ हम बढ़ रहे हैं एज अ कम्युनिटी, तो इसलिए हुआ होगा ना, क्योंकि संकीर्णताएं आ गई होंगी लोगों में, जिसकी वजह से ये फिर टूटता गया। हाँ, संकीर्णताएं जो आई हैं ये इस एकांगी विकास के परिणाम स्वरूप आई हैं ना, जहाँ डेवलपमेंट का जो मतलब है, डेवलपमेंट का मतलब क्या रहा है कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है डेवलपमेंट निरूपित किया गया। तो इन संकीर्ण परिभाषाओं के कारण ऐसा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट माना गया, उसको सब कुछ, और उसको डेवलप करने के लिए प्रकृति की भी बलि चढ़ाई गई, वृक्षों को काटना, ये सब करना, इसकी बलि भी चढ़ाई गई। गुरुजी एक और प्रश्न था कि मनुष्य जब जो संकीर्ण लोग थे वो क्यों नहीं बदल गए, जब इतनी पॉजिटिविटी थी, तो वो जो इक्के दुक्के लोग, ये तो एक साइकिल है ना, साइकिल है कि वो इस तरफ जाएंगे फिर उस तरफ जाएंगे, तो वह हो चुका, अति हो चुकी, अब जो फिर वापस ऊपर जाना है, ऊपर जा कर के फिर पतन होना है, साइकिल तो ऐसे ही चलेगा। अब ये न्यूक्लियर पन से अब जो है उकताहट चालू हो रही है, अब जो है वापस कम्युनिटीज़ की बात आ रही है, सीधे सीधे अब कम्युनिटीज़ की बात आ रही है। संयुक्त परिवार क्या बोले, नहीं अब कम्युनिटी कर लो, संयुक्त परिवार क्या करने, सीधे सीधे कम्युनिटीज़, धीरे धीरे वापस कम्युनिटी की बात तेज होती चली जाएगी, तेज होती चली जाएगी। खाना वाना बन जाएगी, मतलब हम कितनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, मतलब 20 घर हैं और 20 घरों में चूल्हे जल रहे हैं, कितनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, जबकि उसके 20%, 22%, 25% एनर्जी को खर्च करके सबके लिए बहुत अच्छा खाना बन सकता है। और इस युग की सबसे बड़ी समस्या है एनर्जी। एनर्जी के जो हमारे स्रोत हैं वो चुकते चले जा रहे हैं, और एनर्जी की हमारी ज़रूरतें बढ़ती चली जा रही हैं, एनर्जी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं और स्रोत चुकते चले जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या एनर्जी की है। आज से 26-27 साल पहले हम इस बात का चिंतन करते थे कि एनर्जी का क्या होगा, जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, हो रहा है, तो एनर्जी की प्रॉब्लम तो बड़ी आएगी। तो उस समय जो हम गवर्नमेंट्स को चिट्ठियां लिखना चालू कर चुके थे
कि इस पर जो है अभी से विचार करो, एनर्जी के कुछ नए सोर्सेस पर रिसर्च करो, फंडिंग करो। तो सबने प्रेशर बढ़ाया था कि आपको फंडिंग करनी पड़ेगी रिसर्च पर। रिन्यूएबल एनर्जी जो है वही हमारा एक सबसे बड़ा आसरा है। तो अभी से ही फंडिंग चालू करो, रिसर्च स्टार्ट करो, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दो। तो जो है उस समय के जो भी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने हमारी बात को गौर किया और जो है फंडिंग स्टार्ट करी। फंड को एकदम से बढ़ाया गया रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। और ऐसा है कि फिर बहुत सारी बातें हुई हमारे कहने पर, कुछ जो है डिपार्टमेंट्स बनाए गए, कुछ ये बनाए गए, कुछ वो बनाए गए, काफ़ी कुछ चीज़ें की गई। और वह चलते चलते आज रिन्यूएबल एनर्जी पर जो इतना काम हो रहा है तो वह एक भूमिका रही है। उस समय हमारे चिंतन हुआ करता था। तो अब एनर्जी को बचाया भी जाना चाहिए, वेस्टेज जो है एनर्जी का नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम यहाँ आए हैं तो आने के 2 दिन के अंदर हमने पहला काम क्या किया, इस रिजॉर्ट वालों से कहा कि जो ढेर सारी बड़ी बड़ी लाइटें जलती हैं ये सब बंद करो, नहीं चाहिए। आज हॉल में हम बैठे हैं और यहाँ काम कर रहे हैं, पूरी लाइटें हमने नहीं जलाई हैं। ज़रूरी 1-2 लाइटें जलेंगी, उससे काम हो जाएगा। तो हर तरीके से जहाँ पर भी हो। और ये जो कई लोगों को लगता होगा, हम यदि किचन में जा रहे हैं और गैस जल रहा है, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है तो हम तो टोक देते हैं कि गैस जल रहा है और उसमें कुछ नहीं रखा है तो क्यों जल रहा है। गैस ज़्यादा जल रहा है तो हम उसको धीमा करेंगे, बोलेंगे कम धीमे में भी हो जाता है। शुरू में ज़्यादा तेज़ गैस रखना पड़ता है, बाद में गैस थोड़ा कम कर दो और उसको ढक दो, ढकने से जल्दी पकेगा। एनर्जी को हम बचाओ। तो प्राकृतिक संसाधन है, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और कम्युनिटीज़ में यही होता है कि संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होता है। और जहाँ भी रहो तो फिर बगीचे बना के रहो, खुद के बगीचे होने चाहिए, खुद अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा करो। हरियाली के बीच में भी रहोगे और बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें खुद पैदा करोगे, स्वस्थ रहोगे, ऑर्गेनिक उगाओगे, खाओगे और हरियाली के बीच में रह आओगे। और उस उगाने में अपने आप एक्सरसाइज कर लोगे। जिम जाके एक्सरसाइज करने की क्या ज़रूरत है। जिम जाने से कितने लोग अपना सब अब चल रहा है, पूरी दुनिया में बहस चल रही है। जिम जाने वाले लोग जो है उनको हार्ट अटैक ज़्यादा आ रहा है, बीमारियाँ आ रही, अचानक मर जाते हैं। जिम जाने वाले अचानक मर जाते हैं। तो जिम जाने के बजाय जो सम्यक व्यायाम यही है ना कि अपने खुद के बाग हों, अपने खुद के बाग हों और वहाँ पर जो है श्रम किया जाए। वह श्रम जो है सम्यक श्रम होगा और उसकी प्रोडक्टिविटी भी होगी। मनुष्य जिस काम के लिए आया है, जन्म लेता है, जन्म लेता है खेल खत्म करने के लिए, उसके लिए समय मिलेगी। हाँ, स्मार्ट लाइफ होगी ना। और उसको जो है साधना करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना वही है, अपने खुद के बाग हैं, वहाँ पर कोई जगह होगी या अपना किसी कहीं भी अपना उसमें घुस करके कहीं बैठ कर साधना करता रहेगा। गुरुजी, एक और प्रश्न था कि मनुष्य जब तक परमात्मा नहीं बनता है तब तक मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है या दूसरी योनि भी चला जाता है? आमतौर पे मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है। रेयर वन का पतन होता है, लेकिन जब भी पतन होगा तो सिर्फ एक जन्म के लिए होता है। ऐसा नहीं होगा पतन हो गया तो कई जन्मों तक नीचे रहेगा। पशु योनि में कोई रेयर कभी कभार कोई मनुष्य जाता है, विशेष कारणों से जाता है। उसके विशेष कुछ जो आकर्षण वहाँ बन जाते हैं, विशेष परिस्थितियाँ बनती हैं, तो वही उसका पतन होता है। उसका पतन होता है, लेकिन सिर्फ एक जन्म के लिए होता है, वह फिर वापस मनुष्य में आ जाता है। उच्च योनि के तहत भी नीचे आ जाता है, मृत्यु लोक उनको भी नहीं। उच्च लोक के लोग जो उच्च योनियों में जो जाएंगे, देव योनियों में जाएंगे, उन्हें तो नीचे आना ही पड़ेगा यदि अनागामी लोकों में नहीं है तो। अच्छा, तो स्वामी जी जो बड़ी बड़ी पद पाने की जो लालसा करते हैं और भूल से अगर उनको देव बना दिया देवलोक में, भूल से वो देवलोक में देव बन गए, तो फिर उनको वापस ही आना पड़ेगा।
जो बड़े बड़े पदों की कामना करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की, वो देवलोक में जाएगा कैसे? पहली बात जाएगा कैसे? क्यों जाएगा? प्रधानमंत्री लोग का स्पेशल टिकट करना। अरे मतलब ये कि इस जगह जो इतनी ज्यादा वासनाओं को जी रहा है वो तो उच्च लोक में जा ही नहीं सकता। वो तो बस नियरेस्ट भूत प्रेतों वाले लोकों में जाएंगे और वहाँ से वापस यहीं आ जाएंगे। उनका फिर से जन्म हो जाएगा। उनकी दौड़ तेज है, वो नियरेस्ट लोक में जाएंगे कि उनको जन्म जल्दी चाहिए। 3 दिन या 13 दिन, जय राम जी की। तीसरा करते हैं और 13वीं करते हैं, बस उतने बीच में उनका वापस जन्म हो जाता है। अभी ना शायद ऐसा बड़ा भूल से चला जाए। भूल से कैसे होगा? भूल नहीं होती। प्रश्न ही नहीं करूँगा। भूल तो यहाँ की कोई लोकल संस्था है क्या? कोई इंडिया की कोई संस्था है क्या? वो हाँ, वो भारत की कोई संस्था में ऐसा होता होगा भूल भाल वाला। तो आज की चर्चा यहाँ समाप्त करें।